Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 6 जनवरी 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अर्कावती रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली कवर करते हैं। आपका द हिंदू न्यूज़पेपर पूरी तरह से कवर किया जाता है, उसके अलावा यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर होते हैं। तो आपका एक कंप्लीट और होलिस्टिक कवरेज एक ही जगह पर मिल जाता है, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल होगा वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और क्वेश्चंस को फ्रेम करके समझाया भी जाता है। अलग से पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एडिटोरियल बेसिस समरी प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके साथ साथ मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है हर एक एडिटोरियल में। उस मेंस के क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं उसके टिप्स शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें केवल एक वीडियो में मिलती है, प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी स्पेशली इन दोनों एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस वजह से जो भी व्यक्ति पहली बार इस चैनल पर आया है, पहली बार वीडियो के अंदर में प्रेजेंट है, मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि कल जब ये वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले आएंगे आज हम अपने थंबनेल वाले टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक एग्जाम के लिए स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी गवर्नेंस सोसाइटी का एक टॉपिक आएगा। जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब अतुल सुभाष, ये जो नाम है पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। आपने देखा होगा लगातार ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कई एडिटोरियल लिखे गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेनर सेक्शन पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से इस तरीके से नियम हैं जहां पर महिलाओं के थ्रू उन नियमों का मिसयूज़ किया जा रहा है, करंट समय पर उनका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग होने की वजह से जो हस्बैंड है और हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ढेर सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यहाँ पर हैं बहुत सारे, तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा। फिर एक आर्टिकल में यहाँ पे ये भी डिस्कस करूँगा कि आज के समय पर ऐसे नियमों के अंदर हमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो वो सुधार क्या क्या हो सकते हैं। अच्छे से सुनिएगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं थंबनेल के अंदर में, इनका एक वीडियो पूरी तरह से वायरल हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज से कुछ टाइम पहले। 1 घंटे का वीडियो था जिसमें इन्होंने सभी चीज़ें शेयर की और उन्होंने यहाँ पर ये बताया किस तरीके से इनकी वाइफ की साइड से जो मनी की डिमांड है वो की जा रही है। लगातार यहाँ पर ये मनी का एक्सटॉर्शन बढ़ता चले जा रहा है ना। और मतलब ये कोर्ट के कई चक्कर मार चुके हैं, कोर्ट का जो जज है, मतलब जज थी, वो भी यहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जज का एक बहुत बड़ा फेवर देखने को मिला इनकी वाइफ के प्रति, ये वाइफ का यहाँ पर फोटो आपको नज़र आएगा। तो ऐसे बहुत टाइम हो गया इस केस को चलते चलते, जिसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर चीज़ें इन्होंने शेयर की एक वीडियो के माध्यम से और उसके बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये सोच रहे थे कि अब की बार एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाएगा। लोगों की यहाँ पर कह सकते हैं एक होप थी, एक आशा थी कि हाँ अब की बार जो इनकी वाइफ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइफ के अगेंस्ट में के कुछ स्टेप तो उठाया गया था। रिसेंट समय पर इनको यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया था। फिर ऐसे आपने यहाँ पर बहुत सारे जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं सोशल मीडिया पे ये देखे होंगे कि जो ये अतुल सुभाष हैं, इनकी वाइफ, इनकी मदर इन लॉ और इनके ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो ये सब लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे इस पूरे के पूरे मामले में। इन सबको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि आज यहाँ पर आर्टिकल्स अपने सामने आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, इनकी मदर इन लॉ और साथ ही साथ ब्रदर इन लॉ, सभी लोगों को बेल मिल चुकी है। सभी लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं मतलब बेंगलुरु का जो कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर बेल दे दी है।
ठीक है, अब बेल दे दी है तो यहाँ पर यह कर दिया गया है। अब बेल पे छोड़ा गया है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आना जाना रहेगा कोर्ट में, बहुत सारे और भी चीज़ें होने वाली हैं, बट एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि आप देख पाएंगे कितने सारे ओपिनियंस पिछले कुछ घंटों में शेयर किए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पर इतनी जल्दी बेल दी जा सकती है ऐसे केस में, जहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट अतुल सुभाष खुद यहाँ पर छोड़ के गए हैं, प्रेजेंट किया है, फिर वीडियो में ये सब चीज़ें शेयर की हैं। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर कि कुछ एक्शन लिया जाएगा, बट अभी के समय पर बेल दे दिया गया है। आगे क्या होगा वो यहाँ पर देखने वाला सिचुएशन है। तो ये मामला दोस्तों यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन अगर हम इसी इशू को थोड़ा और वाइड पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आने वाले समय पर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको लेकर अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। मामला क्या है, ऐसे बहुत सारे लॉज दोस्तों आज भारत में प्रेजेंट हैं जो कि स्पेशली लाए गए थे महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ होने लगेगा, दुरुपयोग होने लगेगा। और आज इन्हीं लॉज का मिसयूज़ बढ़ चुका है, और मिसयूज़ बढ़ने की वजह से कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी खुद मेंशन कर चुका है कि हाँ, सेक्शन 498A जो है आईपीसी का, जो डॉरी को लेकर यहाँ पर जो कह सकते हैं दहेज को लेकर, उसके दहेज के अगेंस्ट में लॉ है, इनका मिसयूज़ बढ़ रहा है। फेक केसेस यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं, और उन फेक केसेस के अंदर में जो वाइफ की साइड से कह सकते हैं एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उस एलिगेशन में हस्बैंड और हस्बैंड के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स, सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सेक्शन 498A के अंदर में अगर किसी महिला ने केस दर्ज करवा दिया तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। एक होता है ना कि हाँ थोड़ा सा तहकीकात तो कर लें, हाँ मामला सही है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का भी यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता है, सीधा अरेस्ट किया जाता है। अब मान लो यहाँ पर वो जो हस्बैंड है, वो व्यक्ति है, उसके फैमिली मेम्बर, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, कोई आपसी डिस्प्यूट होगा जिसकी वजह से ये मामला हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर वाइफ की साइड से ऐसा सेक्शन 498 के तहत यहाँ पर केस दर्ज करवाया, तो इससे क्या होगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब अरेस्ट करेंगे तो रेपुटेशन जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक इंसान का कैरेक्टर जो होता है, रेपुटेशन इतनी बड़ी होती है, अब उसका यहाँ पर कह सकते हैं धज्जियाँ उड़ जाती है, वो टार्निश हो जाती है थोड़े ही समय में, अगर कोई ऐसा मामला आता है कि हाँ उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है, कुछ हुआ ही नहीं है। फिर बाद में पता चला कि हाँ ये जो केस है वो यहाँ पर मतलब फेक एलिगेशंस लगाए गए थे। अब लेकिन क्योंकि लॉ इतना मजबूत है, लॉ इतना सख्त है कि आपको इन्वेस्टिगेशन का मौका भी नहीं दिया जाता है, तो मामला थोड़ा सा यहाँ पे गंभीर हो जाता है। फिर पिछले कुछ समय पर क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला, जो मिसयूज़ है, जो दुरुपयोग है इस नियमों का, वो इंक्रीज हो रहा है। और इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो ऐसे ना बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात को इग्नोर नहीं किया जाता, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं अभी भी, जहाँ पे घरेलू हिंसा होती है वेमेन के साथ में, और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, दहेज के भी केसेस आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अगर मिसयूज़ केसेस बढ़ते चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो जेन्युइन केसेस हैं, जो स्पेशली जेन्युइन विक्टिम है, जिसके साथ में, जिस महिला के साथ में रियलिटी में जो चीज़ हो रही होगी, फिर उसको भी लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। फिर उसी महिला को भी यहाँ पर समझेंगे कि हाँ भाई इसी की गलती है, और ऐसे यहाँ पर लॉ का यूज़ कर लिया गया, ये वो। तो आगे यहाँ पर वही बोला जा रहा है, जेन्युइन विक्टिम भी दोस्तों इग्नोर कर दिया जाएगा। और ऐसे दोस्तों यहाँ पर इंडिया के अंदर में बहुत सारे लॉज हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी, देन उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो दहेज के खिलाफ में यहाँ पर इस तरीके से लॉज प्रेजेंट हैं। तो अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है लीगल फ्रेमवर्क्स को, तो ये मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। सेक्शन 498 आईपीसी, ये सेक्शन सीधा सीधा क्या करता है कि मान लो ये केस दर्ज करवाया गया वाइफ की साइड से, तो इसके अंदर में कि भाई हस्बैंड अगर कोई निर्दयता दिखा रहा है, क्रुएल्टी दिखा रहा है ना, तो अगर क्रुएल्टी दिखा रहा है उसके अगेंस्ट में ये केस देखा जाता है, क्योंकि निर्दयता दिखाना हस्बैंड की साइड से या हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स की साइड से, ये बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा क्राइम है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो डॉरी रिलेटेड हैरेसमेंट है, इसको भी कवर किया गया है कि दहेज की वजह से हैरेस करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना, उस वाइफ को जो एक घर में प्रेजेंट है, हस्बैंड की साइड से हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स मिलकर हैरेस कर रहे हैं दहेज की वजह से, या डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए सेक्शन 498A को लेकर आया गया था, लेकिन रियल केसेस को देखने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पे दोस्तों इसका मिसयूज़ हो चुका है, और मिसयूज़ बढ़ रहा है। मिसयूज़ अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, कोई पर्सनल यहाँ पर कह सकते हैं दुख है, कोई पर्सनल परेशानी है, तो उसमें भी यहाँ पर सेक्शन 498 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकती है यहाँ पर महिला।
और जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया, आप समझ सकते हैं जो कोई इनोसेंट मैन है उसको हैरेस किया जा सकता है, उसके परिवार वालों को यहाँ पर हैरेस किया जा सकता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आती है, वह है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जैसे मैंने आपको बताया ये भी लॉ प्रेजेंट है, लेकिन जैसे मैंने बता रहा हूँ इस लॉ में भी बहुत सारे फेक केसेस आ रहे हैं। ये लॉज लाए गए थे रियल सिचुएशन को डील करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रियल सिचुएशन को ना डील करते हुए मिसयूज़ वाले अगर केसेस बढ़ेंगे तो जेन्युइन विक्टिम्स जो रियल केसेस हैं वो आज के समय पर नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। फिर एक और सबसे बड़ी समस्या है वो है एलिगेशंस। देखो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ये नियम तो प्रेजेंट है, लेकिन ये नियम इतने ज़्यादा मजबूत हैं महिलाओं को लेकर कि पुरुष को बचाने की या पुरुष की खुद की बचने की कोई कैपेसिटी इन नियम के तहत नहीं रह जाती है। इस वजह से बोला जाता है कि भाई यहाँ पे थोड़े से बदलाव की तो रिक्वायरमेंट है ना, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। कहीं पे इनोसेंट मैन भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर जो ये केस निकल कर आएगा वहाँ पे वेमेन के साथ में कुछ चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कोई और डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पर ये फेक केसेस हों, फेक एलिगेशंस हो जो आज इंक्रीज हो रहे हैं, जो रियलिटी के तौर पे हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हमको नज़र आ रहे हैं। फिर यहीं पर आता है दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा फॉल्स एलिगेशन मिस रिप्रेजेंटेशन का। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, वही जो मैंने आपको बताया सेक्शन 498A IPC, इसके तहत जो एक्विजिशन दिया जाता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो भी इल्ज़ाम लगाए गए, मान लो वो व्यक्ति इनोसेंट है, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो इमेज है वो तो टार्निश हो गई ना, उसकी जो रेपुटेशन है वो तो ख़राब हो गई ना पूरी तरह से, कि हाँ भाई अब सोसाइटी में क्या ही कहेंगे लोग उसको लेकर, क्या भाई ऐसा केस दर्ज हुआ है, पुलिस पकड़ के ले गई, अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि अरेस्ट किया जा सकता है इसमें विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जैसे बताया है मैंने आपको। क्रिटिक्स इसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि भाई कम से कम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। आपका ये कैसा नियम है कि आप इन्वेस्टिगेशन को अलाउ ही नहीं करते हैं कि भाई कहीं पर भी केस आया तुरंत घर पे पुलिस पहुंची, ना कोई सुनवाई होगी ना कुछ होगी, सीधा उठा के ले जाएंगे और अरेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर तीसरा यहाँ पर कह सकते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज इन नियमों का वेपनाइजेशन हो रहा है। मान लो कोई यहाँ पे डाइवोर्स के केसेस देखो नॉर्मल होते हैं, अभी क्या है फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया में तो नहीं स्पेशली, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में आप देख पाओगे नॉर्मल तरीके से डाइवोर्स देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे करके ये ट्रेंड सा सेट हो रहा है। अब डाइवोर्स के केसेस जब होते हैं, मान लो कोई आपस में डिस्प्यूट है, मतभेद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि ठीक है अब वो तलाक ले लेंगे, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद में महिला उस सेक्शन 498 का यूज़ कर सकती है। जब यहाँ पर उसी लॉ का वो यूज़ करेगी कि हाँ इस वजह से ये सब मामला हुआ है, कि हाँ मुझसे दहेज मांगा जा रहा था, ये इस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हुए, तो धर दिया जाएगा केस। और जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये जो नियम है फिर इसी नियम को एज अ हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो इसी को बोला जा रहा है कि ये वेपनाइजेशन ऑफ लॉ होता है, और ऐसे खासकर डाइवोर्स वाले केसेस के अंदर में। ठीक है, और फिर आप सोचोगे कि हाँ चलो ये सब तो ठीक है, फिर हम भी ये सोचेंगे कि चलो एक मान लो चलो किसी इंसान को अरेस्ट कर भी लिया है, फिर अरेस्ट करने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना, थोड़ा बहुत चलो देख लिया, अब मान लो फॉल्स केस मिल गया, तो मान लो यहाँ पर जो वेमेन है उसी ने ही यहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे मैन के ऊपर में। अब मैन की सारी इज्जत, सारा रेपुटेशन, उसके परिवार की रेपुटेशन सब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि हाँ वेमेन ने गलत इल्ज़ाम लगाए थे। तो गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद में दोस्तों क्या वेमेन के अगेंस्ट में कोई एक्शन होगा? नहीं होगा। ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो यही है कि नो पनिशमेंट फॉर फॉल्स एलिगेशन। प्रूव हो भी गया कि गलत इल्ज़ाम है, तो भाई जिसने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दी है, तो वो क्या करेगा, है ना, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। फिर उसके बाद अब क्या आता है, सोसाइटी के ऊपर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन ऐसे लॉज का, सबसे पहले मेन के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर ये लाया ही गया था कि रियल केसेस को डील किया जाए, लेकिन अगर ऐसा गलत उपयोग होगा तो जो पुरुष हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर कह सकते हैं इमोशनल ट्रॉमा में जाना शुरू होगा। और आजकल आप देख पाओगे जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कभी किसी से ओपिनियन पूछे जाते हैं तो वो कहता है यार शादी नहीं करनी, डर लग रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये जो केस है ना, भले ही, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ऐसा केस ऐसा किसी के ऊपर में लगा भी, भले ही वो डिसमिस भी हो गया, मामला सुलझा दिया कि हाँ किसी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, उसके खिलाफ एक्शन मिला, लेकिन उस पर्सन की जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, जो उसने कमाई थी, वो जो चली गई ना, वो इररेपेरेबल है, वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, फिर यहाँ पर तरह तरह की बातें बननी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है वेमेन के लिए भी, अगर ऐसे ही मिसयूज़ होता रहेगा तो मैं आपको बता चुका हूँ जो जेन्युइन केसेस हैं, जो रियलिटी में ऐसे केसेस आ रहे हैं, फिर उनको इग्नोर किया जाना शुरू हो जाएगा।
फिर सभी केसेस को ऐसे डील किया जाएगा कि हाँ भाई इसमें भी यही होगा, फिर ऐसे देखा जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, सोसाइटी के ऊपर इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसको लेकर जुडिशरी ने बहुत सारे जो कह सकते हैं केसेस को हैंडल किया है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों में जुडिशरी ने ऐसे नियमों का जो मिसयूज़ हो रहा है, जो गलत उपयोग हो रहा है, इसको लेकर कुछ एग्जाम्पल सेट किए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक केस होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है जिसका नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 में। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है सेक्शन 498 में। और ये जो अरेस्ट है जिस तरीके से हो रहा है बिना इन्वेस्टिगेशन के, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें पहले एक इन्वेस्टिगेशन होने की रिक्वायरमेंट है। पहले आप चेक तो कर लो वाकई में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वुमेन की साइड से वो सही है या नहीं है। सही हो तो अरेस्ट करना, अगर लगता है ज़रूरी है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रख दी। फिर दूसरी बात यहाँ पर मेंशन की गई वो है जुडिशियल प्रूडेंस एंड जेंडर न्यूट्रल लॉज के ऊपर में। बहुत सारे और भी जजमेंट्स आए दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मिसयूज ऑफ लॉ करके, न्यूज़ वाले सेक्शन में चले जाना, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ घंटों के पहले के भी मिलेंगे, कुछ सप्ताह पहले के भी मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कुछ जज ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके हैं कि जब हम क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल अप्रोच क्यों नहीं अपनाते। जो मेन है, जो पुरुष है, वो भी तो विक्टिम हो सकता है ना। हम हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस जब भी बात आती है तो एक दिमाग में आता है कि हाँ महिला के प्रति ये केस हुआ है, महिला के प्रति घरेलू हिंसा हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर वो कोई पुरुष भी तो इसका विक्टिम हो सकता है, मैन भी तो इसका शिकार हो सकता है। तो ये यहाँ पर चीज़ों को डील करना ज़रूरी है। ऐसे लॉज में जेंडर न्यूट्रलिटी को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद दोस्तों 243rd लॉ कमीशन जो था, इनकी रिपोर्ट आती है 2012 में, और इनकी रिपोर्ट ने भी इसके बारे में मेंशन किया। और इन्होंने ये बोला सेक्शन 498A के अंदर अमेंडमेंट्स होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो गलत उपयोग हो रहा है कोई आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। इसमें बदलाव करो, पहले इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर ऐड करो, क्योंकि रियल केसेस भी होंगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो फ्रॉड क्लेम होते हैं, गलत क्लेम्स होते हैं, स्पेशली उनको शुरुआत में ही हटाया जा सके। एक इंसान की जो रेपुटेशन है उसको मिट्टी में ना मिलाया जाए। फिर उसके बाद दोस्तों एंटी डाउरी लॉज को लेकर भी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे केसेस में पॉइंट आउट किया है कि आज हमें रिक्वायरमेंट है, हमें ज़रूरत है कि जो दहेज को लेकर नियम कानून प्रेजेंट है इनमें भी सुधार किया जाए। और इसमें जितने सख्त से सख्त प्रोविजंस है, प्रावधान है, उसके अंदर में हमें ये चीज़ें और ऐड कर देनी चाहिए कि किसी भी हाल में उनका मिसयूज़ ना हो, है ना, उनका गलत उपयोग ना हो। तो इसी के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब रिफॉर्म्स फटाफट आप कवर कर सकते हैं। वैसे आपको बता ही चुका हूँ रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दो। दूसरा, अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है तो उस महिला के खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए ना। आपने मामला सुलझा दिया, ठीक है, हो गया। आज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रियल केस जो सामने निकल कर आए, यहाँ पर बेल मिल चुकी है। तो गलत इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी कोई एक्शन ना होना, ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पेनल्टी इंट्रोड्यूस करनी होगी, पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करना होगा कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है उस चीज़ के ऊपर में, जिससे आगे कोई सोच समझ कर इस तरीके का कोई रियल केस हो तभी यहाँ पर आए सामने। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या है, पब्लिक अवेयरनेस एंड काउंसलिंग। आपको पब्लिक एजुकेशन देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ इन लॉज का मिसयूज़ भी हो सकता है। एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है मैन एंड वेमेन दोनों के लिए ऐसे लीगल बैटल्स के अंदर में। देन जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशरी को भी यहाँ पर बिना बायस होकर काम करना होगा। लेकिन अभी अतुल सुभाष वाला केस है वो बिल्कुल डिफरेंटली वर्क किया। जिस तरीके से अतुल सुभाष जी ने अपने वीडियो के अंदर में शेयर किया, रितिका कौशिक जो जज थी जौनपुर के कोर्ट की, फैमिली कोर्ट की, वो पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं एक साइड तरफा जजमेंट दे रही थी, वो भी यहाँ पर महिलाओं को लेकर। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, देखो जो महिलाओं के अधिकार है, राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सभी के राइट्स की प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन जब हम वेमेन राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन राइट्स की बात भी होनी चाहिए। दोनों की ही प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है ना। कोई फ्रॉड क्लेम्स ना हो, कोई फ्रॉड एलिगेशंस ना हो, यही हमारा मेन पर्पज़ है। अगर जेंडर न्यूट्रल तरीके से काम चलेगा, जहाँ पे वाकई में कुछ गलत हुआ है वहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, जहाँ पे गलत न्याय नहीं हुआ है वहाँ पर भी तो पुरुष को न्याय मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आने वाले समय पर। और काफ़ी सारी जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करवा दी है, PDF आपके सामने प्रेजेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए।
क्योंकि इस ग्रुप के अंदर में ये वाले पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। ये पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को डायरेक्टली हेल्प मिल जाती है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से पीडीएफ्स को रेडी किया जाता है कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स से इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी नहीं रीड करेंगे आगे, है ना। न्यूज़पेपर दोबारा कहाँ पे उठा के रीड करेंगे। तो ये पीडीएफ्स इस तरीके से क्रिएट की गई हैं। इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करके प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को लेकर। तो कोई भी क्वेश्चन बने यहाँ से बनेगा, आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। और ये पीडीएफ्स पाने के लिए दोस्तों आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और इवन अगर आप आज भी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आज से पीडीएफ्स मिलेंगे। आज भी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पुराने सभी पीडीएफ्स इसमें अवेलेबल हैं। तो डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे, आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि मेरा जो पेमेंट हुआ था, जो मैंने फ़ी पे किया था, वो पूरा हो चुका है, रिकवर हो चुका है। लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ये दोस्तों 499 रुपीज़ का ग्रुप है, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। आपका जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करें, पढ़ें और पूरी तरह से जितने बेनिफिट्स उठा सकते हैं उठाएं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना, मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। चलिए अगली खबर पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर एक खबर आपके सामने ही प्रेजेंट है। इंटरनेशनल एडिशन खोलोगे तो लंबी सी फैला के उस खबर को कवर किया गया है। डेली एडिशन खोलोगे तो ये वाला न्यूज़ आर्टिकल आपको मिल जाएगा। दोनों सिमिलर ही हैं यार, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल रीडिंग और ये जो वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है, डिफरेंस आपको नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मामला क्या है सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है फ्रांस में। फ्रांस भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों के संबंध की जब बात आती है तो इनके डिफेंस रिलेशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हैं। तो इंडिया फ्रांस के रिलेशंस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस साल बहुत चर्चाओं में इसलिए क्योंकि 1 जनवरी को ही खबर पब्लिश हुई थी कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन हमने फ्रांस के में से तैयार की है, लास्ट सबमरीन आ रही है अपने पास में तैयार होकर। लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमती है। अभी प्रधानमंत्री फ्रांस की ट्रिप पर जाने वाले हैं, क्योंकि पीएम जी को इनवाइट किया है, क्योंकि फ्रांस में एआई समिट होने वाला है 10 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में। तो जब इसको अटेंड करेंगे तो फ्रांस के साथ में राफाल डील भी होने वाली है, और स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं इसको लेकर भी डील होने वाली है। तो हमारा जो देश है वो अभी काफ़ी सारी चीज़ें और परचेस करेगा। बोला जा रहा है 26 राफाल एम फाइटर जेट्स हम परचेस करने वाले हैं अपने नेवी के लिए। जो नेवी के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर रखे जाएंगे ये राफाल जेट्स। जैसे समुद्र के ऊपर हमारे नेवी की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये हम अभी परचेस करेंगे फ्रांस से। दूसरी चीज़ जो परचेस करने वाले हैं वो 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स परचेस करने वाले हैं। अभी आपको पता होगा हाल ही में जो स्कॉर्पियन क्लास की, वैसे हमने 6 सबमरीन्स परचेस करनी है। तो आखिरी सबमरीन जो वगशीर है, इसको 15 जनवरी को कमीशन कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। वगशीर के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था 1 जनवरी को, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हम अपना एक नया 3 सबमरीन परचेस कर रहे हैं, और ये जो सबमरीन है फ्रांस की मदद से तैयार किया जाएगा। तो ये 2 डील्स होने वाली हैं। अब ये डील होने से पहले आपको पता है कोई भी अगर हमें डिफेंस आइटम खरीदना होता है तो ये डिफेंस को लेकर जो डील है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तक जाती है। तो बोला जा रहा है 1-2 सप्ताह में ये डील कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तक जाएगी, फिर उसके बाद में सीधा फ्रांस से हम इसको परचेज करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो 26 हम राफाल जेट्स को परचेज कर रहे हैं, ये कैसे राफाल जेट है। इससे पहले भी तो हमने 2016 में राफाल को लेकर एक बड़ा अग्रीमेंट किया था। जी बिल्कुल, अभी तक फ्रांस के साथ में वो मैसिव अग्रीमेंट था राफाल का, जिसको लेकर बाद में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। लेकिन ये जो राफाल अब परचेस किया जा रहा है ये हमारी नेवी के लिए परचेस किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में आपको पता है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। तो जो आईएनएस विक्रांत वाला एयरक्राफ्ट कैरियर आपको दिख रहा है फोटो में, ये पीछे बैकग्राउंड में रखा गया है ना। तो ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, इसके ऊपर में रखे जाएंगे हमारे राफाल जेट्स, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे छोटे छोटे ये जेट्स रखे हुए भी हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि नाम ही एयरक्राफ्ट कैरियर है तो एयरक्राफ्ट को इसके ऊपर में रखा जाता है, समझ रहे हैं। तो इससे नेवी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो ये डील्स होंगी जल्दी, जिस वजह से ये आर्टिकल आज कवर कर दिया गया। नाउ फाइनली जब ये डील पूरी होगी तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी तैयार होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपका इस तरीके से कवरेज करवा दूंगा कि भविष्य में कोई भी आर्टिकल पब्लिश होगा आप आराम से पढ़ पाएंगे। आप ना भी पढ़ेंगे तो भी छूटेगा नहीं आपका कुछ भी।
तो ये जो डील हो रही है दो फ्रांस के साथ में, ये $10 बिलियन की डील हो रही है। ये तो आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने खुद के नोट्स बनाना, आपका खुद का डेटा कवर करना, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे सुनिएगा। ये हमारा एडिटोरियल का डेटा हो गया, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप देख पाएंगे, एडिटोरियल वगैरह सब मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए नोट्स के फॉर्म में। चलिए अब बात करते हैं भारत और फ्रांस की ये डील के बारे में। तो आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया। 26 राफाल जेट्स परचेज कर रहे हैं हम, है ना। उसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन परचेज कर रहे हैं। इस डील से नेवी को फ़ायदा होगा, तो वो सब क्लियर हो गया। अब सुनिए, ये इवेंट इसे 2025 कर लेना, तो फरवरी 10 से लेकर 11 के बीच में 2025 में ये फ्रांस के अंदर समिट हो रहा है, जहाँ पे पीएम मोदी को इनवाइट किया गया। आगे आते हैं, ये दो चीज़ें परचेज की जा रही हैं। इसकी जो वैल्यू है $10 बिलियन की है, और बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी फ्रांस की सरकार और भारत की सरकार मिलकर डील करने वाली है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब सुनते हैं आगे की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें जीएस पेपर नंबर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन का एक मेन जो पॉइंट ऑफ पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया फ्रांस के डिफेंस रिलेशंस, है ना, डिफेंस को लेकर कहाँ पे संबंध स्टैंड करते हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस में अगर एक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे संबंध बहुत मजबूत है, वो डिफेंस पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब दोनों के संबंध दोस्तों एस्टेब्लिश कैसे हुए, ये बात थी 1948 की। इससे एक साल पहले 1947 में भारत आज़ाद होता है ना। अगले ही साल 1948 में इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध, अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश किए फ्रांस के साथ में। फिर उसके कुछ समय बाद 1962 के अंदर में कुछ और इंपॉर्टेंट जो सेटलमेंट्स है वो यहाँ पर होते हैं, ट्रीटी साइन होती है। 1998 में जाकर आप कह सकते हैं दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन हो जाती है। तब से इनके रिलेशंस एकदम पीक पर चल रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन दुनिया भर के लिए ज़रूरी है भारत और फ्रांस का। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत को ही फ्रांस की ज़रूरत है, फ्रांस को भी भारत की ज़रूरत है। अभी आपको समझाऊंगा उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो दोनों के संबंध के बारे में अगर कुछ डिस्कशन आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे रशिया यूएसए के संबंध डिफेंस को लेकर भारत के साथ में कैसे हैं, वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। मैं इसमें चाहो तो आप सर्च कर लेना। तो यहाँ पे भारत और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन की बात आती है, तो पहले हम समझेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर इतिहास क्या रहा है। तो इतिहास आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर इनके रिलेशन की शुरुआत होती है, बाद में इनके कॉपरेशन स्ट्रेटेजिक तौर पर मेंटेन हो जाते हैं। दोनों देशों ने मिलकर इंडियन ओशन रीजन में साथ मिलकर काम करने की कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं कि चाइना का जो यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन में, हमें उसको काउंटर करना होगा। और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना होगा। तो दोनों देश इसको लेकर भी काम करते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों देश मिलकर लगातार आतंकवाद से लड़ने के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जैसे आईएसआईएस ग्रुप हो गया, है ना। तो इससे लड़ने के लिए फ्रांस हमारी मदद करता है। फिर रीजनल स्टेबिलिटी की बात आती है। दोनों कंट्रीज अगेन एक मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज प्रेजेंट हो, ऐसा ना हो केवल एक देश के पास में पावर हो। हम चाहते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, हर एक कंट्रीज के पास में खुद की अपनी पावर्स हो, एक साथ मिलकर काम कर सकें, शांति बना के रख सकें, इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ये हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, तो ये इनका कॉपरेशन किस तरीके से वो समझ में आया। फिर दोस्तों दोनों के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब डिफेंस इक्विपमेंट की बात करेंगे तो आपको पता होगा जो 36 रफाल जेट परचेज करे थे गए थे 2016 में, ये अभी तक की भारत और फ्रांस की सबसे सुपीरियर डील है ना। उसके अलावा यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन हमने परचेज किए, अभी हम यही सबमरीन और परचेज करने वाले हैं। फिर रफाल जेट्स भी परचेज करने वाले हैं, 26 रफाल जेट्स भी और खरीदे जाएंगे। और ये कॉपरेशन इस तरीके से बढ़ गया कि हमने फ्रांस से जो टोड आर्टिलरी सिस्टम है ये भी परचेज किया, जिससे भारत का खुद का जो डिफेंस इंडिजीनियस सिस्टम है इसको हेल्प मिलेगी। आज दोस्तों फ्रांस हमको ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद में हम खुद से बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है। ठीक, फिर यहीं पे बात आती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत और फ्रांस के बीच में कुछ अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। एक होता है शक्ति अभ्यास, एक होता है वरुण अभ्यास, दूसरा होता है गरुण अभ्यास। जब बात आती है शक्ति की, तो शक्ति अभ्यास दोस्तों एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। आतंकवाद से लड़ने के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी मिलकर अभ्यास करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, आर्मी के बीच में होता है शक्ति अभ्यास, और इन दोनों की नेवी के बीच में अभ्यास होता है वरुण अभ्यास। ठीक है, फिर यहाँ पर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को अगर हम
मतलब दोनों के बीच में, एयर फोर्सेस के बीच में, क्योंकि ये तो हो गया आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज, ये हो गया नेवी टू नेवी, फिर एयर फोर्स बची। तो एयर फोर्स की जो अभ्यास होते हैं दोनों देशों के बीच में उसको बोलते हैं गरुड़ अभ्यास। तो ये तीनों अभ्यासों के नाम ध्यान में रखना है। चलिए, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है डिफेंस प्रोडक्शन का। इंडिया आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करता है ना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है कि भाई बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो भारत में किया जा सके। उसमें फ्रांस हमारी हेल्प करता है, रशिया भी हमारी हेल्प करता है, यूएसए भी हेल्प करता है, चाइना हेल्प नहीं करता। तो फ्रांस देखोगे तो भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक की पार्टनर भी है, ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे फ्रांस की कंपनी है डेजॉ कंपनी, नेवल ग्रुप याद है जिसके साथ सबमरीन हमने मिलकर बनाया है। फ्रांस का नेवल ग्रुप एक कंपनी है जो भारत के साथ में कोलैबोरेट करके भारत में एयरक्राफ्ट सबमरीन्स वगैरह बनाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है। तो इंडिया ताकि अपना सेल्फ रिलायंट बन सके, हम खुद के पैरों पे खड़े हो सकें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, खुद से बना सकें, इसमें फ्रांस हमारी मदद करता है। इसलिए फ्रांस ज़रूरी है, ठीक है। फिर दोनों के बीच में कुछ डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स यानी अलग अलग मीटिंग्स भी होती हैं। फिर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखोगे तो फ्रांस इतनी हेल्प कर रहा है, रीज़न देखो, हर एक चीज़ का एक इंटरेस्ट भी होता है। हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जहाँ पे चाइना का अग्रेशन बढ़ रहा है, इसी इंडो पैसिफिक में फ्रांस की एक टेरिटरी है जिसको बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड, ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो भाई यहाँ पर फ्रांस आता है उस टेरिटरी को प्रोटेक्शन देना, भारत उसकी सुरक्षा करेगा। इंडियन ओशन में इंडिया का प्रेजेंस ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से दोनों देश एक दूसरे के लिए रिक्वायरमेंट एक तरीके से फुलफिल करते हैं। चलिए आगे आते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको यहां पर लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर लास्ट में इसका आंसर ही बताऊंगा, उसको यहां पर चेक करना। अभी वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, इसका आंसर दीजिएगा। फिर हाथों हाथ आंसर भी दूंगा, लेकिन आंसर आपको देना है। प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने का मन करता है। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिग्निफिकेंट डिफेंस डील्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पर आपको 3 डील्स के बारे में दिया गया है, तीनों में से वो कौन सी इंपॉर्टेंट डील है जो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। पहली, जो हमने 26 राफाल जो जेट्स परचेज करें इंडियन नेवी के लिए, क्या ये डील है। दूसरी, इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन्स हम लोगों ने इंडिया ने बनाई है फ्रांस के कोलैबोरेशन के माध्यम से, फ्रांस की मदद से भारत ने खुद का न्यूक्लियर सबमरीन बनाया है। तीसरा बोलता है जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो बनाई गई है भारत में नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन के माध्यम से। चौथा, जो एडवांस रॉकेट सिस्टम है, क्या हमने फ्रांस से इसको परचेज किया है। तो बताइए चारों में से कौन सा सही है। मैक्सिमम लोग इसको गलत करने वाले हैं, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना और इसको सॉल्व करना। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली, बी 2 and 4 ओनली, सी 1 3 and 4 ओनली, या फिर डी 1 2 and 3 ओनली। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट आंसर लिखो, फिर मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। क्लियर, समझ गए ना क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेना। चलो, वैसे इसका आंसर क्या है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। क्या हम 26 राफाल एम फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। जी बिल्कुल, अभी तो हमने पढ़ा था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, क्या हमने खुद की न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, न्यूक्लियर सबमरीन बाय इंडिया विद द फ्रेंच कोलैबोरेशन। ऐसा नहीं है। कहोगे सर अभी तो आपने बोला था, नहीं मैंने बोला था स्कॉर्पियन सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास वाली सबमरीन वो बनाई है, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बनाई है। न्यूक्लियर सबमरीन हमने खुद बनाई है ना। और यहाँ पे ये वर्ड भी यूज हो रहा है इंडिजीनियस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन हमने खुद यहाँ पर बनाई है, लेकिन फ्रांस का कोलैबोरेशन न्यूक्लियर सबमरीन में नहीं लिया है। फिर ये वर्ड जो है गेम पलट देते हैं पूरा। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ऐसी यूपीएससी पूछता है, यहीं पे दिमाग घुमा देता है, सब एक जैसा लग रहा है कि भाई कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। सेकंड गलत है, बट थर्ड सही है क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास वाली बनाता है। ठीक, फिर आप फोर्थ देखोगे तो क्या एडवांस रॉकेट सिस्टम यहाँ पे हमने परचेज किया फ्रांस से कोई रॉकेट सिस्टम परचेज नहीं किया गया है। फ्रांस ज़्यादातर यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर कह सकते हैं सबमरीन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर परचेज़ की गई हैं। तो कोई एडवांस रॉकेट सिस्टम हमने फ्रांस से नहीं परचेज़ किया है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा सही हो गया, 1 and 3, पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए फिर आगे आते हैं उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर दोस्तों यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर भी है, यानी जो आपका एडिटोरियल वाला पर्टिकुलर पेज है, एडिटोरियल को पलटकोगे तो आपको टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज मिलेगा। यहाँ पे बात हो रही है एम्पावर द गार्जियंस ऑफ द अर्थ, डू नॉट रॉब देम। ये बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये बात करता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर भारत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है, 72 से लेकर 75,000 करोड़ रुपए तक का। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन
क्या ये निकोबार आइलैंड बच पाएगा? यहाँ का एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? इस एनवायरमेंट में जो गिने चुने लोग रह रहे हैं शोम्पन ट्राइब के, क्या उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगी? तो वही चीज़ राइटर फोकस करते हैं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इकोलॉजिकल डिजास्टर मत कर देना। हमें अर्थ का जो ये नेचुरल एनवायरमेंट है, जो आज हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, आज क्लाइमेट जैसे समय में यही एनवायरमेंट काम आ रहा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना ही कि इसको डैमेज करना चाहिए। क्योंकि एकर्स ऑफ एकड़ ज़मीन के ऊपर में ये काम होने वाला है। कह सकते हैं इस पर सी फ्रंट बनने वाला है, मेगा प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है ग्रेट निकोबार में। और अभी तो सबसे बड़ी खबर आई है, क्रूज टर्मिनल भी बनने वाला है। क्रूज टर्मिनल मतलब बड़े बड़े जहाज जिस पे लोग पार्टी वगैरह करते हैं, आपने देखे होंगे कई बार वीडियोज़ में, है ना, जिन जहाज़ों में सब कुछ है, स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह चलती हैं, ऐसे बोलते हैं क्रूज टर्मिनल। तो ये जहाज़ों को खड़ा करने का डॉक सिस्टम यहाँ पर तैयार हो रहा है। लोग यहाँ पर घूम सकेंगे, टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है। और टूरिज्म के साथ साथ एक एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जिसको बोला जा रहा है मिलिट्री सिविल एयरपोर्ट, जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ में सिविलियंस के लिए भी सेम एयरपोर्ट यूज़ होने वाला है। तो इससे दोस्तों वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी कंसर्न्स बनने वाले हैं। ये बात यहाँ पर हो रही है। तो अभी के समय पर यह बोला जा रहा है कि सिचुएशन इतनी आगे पहुंच चुकी है, इतने सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं ग्रेट निकोबार के अंदर में, तो वो जो डेवलपमेंट होंगे क्या उससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा तो किस लेवल पर पहुंचेगा, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में उपाय नहीं है किसी मामले को लेकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, कोई भी टॉपिक अगर चर्चाओं में रहता है उसके 3 या 4 एस्पेक्ट हैं। भाई वो टॉपिक एग्जैक्टली क्या है उसको डिफाइन करना, है ना, उसके एडवांटेजेस, जैसे हम फॉर एग्जांपल ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करें तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि हाँ 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जहाँ पे एयरपोर्ट, कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। दूसरा, आपको उसका एडवांटेजेस पता होना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या होंगे, सरकार ने क्या बोला है, क्या फ़ायदे होंगे। फिर तीसरा, यहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान क्या होने वाला है, एनवायरमेंट वगैरह पे या वहाँ के कल्चर पे क्या नुकसान पहुँचाएगा। चौथा, यहाँ पर इसका वे फॉरवर्ड यानी कि सोल्यूशन, कि हाँ भाई इसके ये उपाय हो सकते हैं। और पांचवा, आपका होना चाहिए कंक्लूजन, आपका व्यू पॉइंट लास्ट में, कि हाँ भाई ये नहीं तो ऐसा हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक हो, न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल क्यों ना हो, इन्हीं 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उनके हर एक 4 पॉइंट प्रिपेयर करके चलो। वो क्या है? फायदे, नुकसान, उपाय, फायदे, नुकसान, उपाय। फिर आप समझोगे खुद कि अब वो आर्टिकल को लेकर अब क्या ही पूछ लेगा यार, या तो यही पूछेगा या फिर कुछ ऐसा पूछेगा जो फिर किसी को नहीं पता होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा देता हूँ। ये सब कुछ अभी अपने को डिस्कस करना है, इसके बाद अपना यही डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल। पहले आ गया अपना टॉपिक, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों एनालिसिस करते हैं इसका। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट क्या है, जैसे लिखना है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, वैसे सब कुछ आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिल रहा है। 72,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोटो आपके पास में ये प्रेजेंट है, ये अपना इंडिया है, ये है अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान और निकोबार को फर्दर डिवाइड करोगे दोस्तों, ये ऊपर आ जाते हैं अंडमान आइलैंड्स, नीचे है निकोबार। निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे बड़े साइज़ का आइलैंड है, सबसे नीचे है। और यहीं पे बिल्कुल साउथ में सदर्न टिप है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे सदर्न टिप माना जाता है दोस्तों। बगल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है, ये सब देश यहाँ पे बगल में प्रेजेंट आ जाते हैं, आपको पता है। तो ये जो जगह है ना, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। बीच में से 10 डिग्री चैनल पास होता है जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। नीचे निकोबार, ऊपर अंडमान, बीच में से 10 डिग्री चैनल पास होता है। हम कहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं? ग्रेट निकोबार में, इस वाले पोर्शन पे, या इस वाले मैप में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट चल रहा है। इसको लेकर प्रोजेक्ट्स लगातार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें हाल ही में जो सबसे बड़ी खबर आई है वो क्या है, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को लेकर आया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है। ये ऐसे होते हैं क्रूजर्स के, मैं आपको बता रहा था। ये फोटो आप लोग देख पा रहे हो, इसको मैं जूम करता हूँ। ऐसे बड़े बड़े जहाज़ हैं, लोग इस पर ट्रैवल करते हैं। मैंने बोला स्विमिंग पूल और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, पार्टीज़ वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर ये क्रूज़ खड़े हो सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज में। बहुत सारे क्रूज़ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लोग आएंगे, तो इससे टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो टूरिज़्म पे एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। अब टूरिज़्म बढ़ेगा तो रिजॉर्ट्स, होटल्स, उसके अलावा दूसरी हॉस्पिटैलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। तो ये सब पे पैसा खर्च होने वाला है, ये सब ग्रेट निकोबार में आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एरिया डेवलपमेंट होने वाला है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या बनाएंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाले हैं,
इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने वाले हैं और भी काफ़ी सारे जहाज़ आएंगे। फिर शिप ब्रेकिंग यार्ड बनाने वाले हैं। एक ऐसी जगह यहाँ पे चुनी जाएगी जहाँ पे जो पुराने जहाज़ होंगे उनको लाया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, उसमें से जो मेटल या दूसरे पार्ट्स आएंगे उसको रिसाइकिल किया जाएगा। मिलिट्री और सिविल एयरपोर्ट आएगा, बता दिया मैंने आपको। बहुत सारी ज़मीन यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है वो 100 एकड़ की ज़मीन को आज के समय पर रिक्वेस्ट कर रही है कि उसमें हम सी फ्रंट लैंड बनाने वाले हैं, जो काफ़ी सारे जो क्रूज टर्मिनल है या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें इस्तेमाल होगा। तो उस लैंड को मांगने की बातचीत चल रही है। तो आप समझ रहे हैं इतना सारा ज़मीन, और ये सब ज़मीन क्या है, हरा भरा है। आप सैटेलाइट से भी इमेजेस देखेंगे दोस्तों, आज हरा भरा है। क्यों? वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, अलग अलग ऐसे एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं जो केवल ग्रेट निकोबार बारे में पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी की बात आती है तो शोम्पन ट्राइब का नाम आपने सुना होगा। शोम्पन ट्राइब की संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी है, केवल कुछ ही नंबर्स में ये लोग बचे हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पर इसी ग्रेट निकोबार वाले आइलैंड पर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी भी पॉपुलेशन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहुंचेगा, इनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि हम बाकी सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट ना करें, लेकिन आज यहाँ पे आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती इनके साथ में कांटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंग्रोव्स प्रेजेंट है, कोरल रीफ प्रेजेंट है, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नुकसान तो भारी भरकम होने वाला है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तैयार करे जाएंगे, तो लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटने वाले हैं। 8.5 लाख मैं बोल रहा हूँ, इतने पेड़ काटने वाले हैं बड़े रीजन में। इस सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारे पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, उसके अलावा जानवरों की प्रजातियाँ हैं। निकोबार के अंदर में वाइल्ड पिग, ट्री श्र्यू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फ्लोरा की 648 स्पीशीज़ हैं, फौना की 330 स्पीशीज़ हैं, शोम्पन ट्राइब्स हैं। फिर उसके बाद में एक टर्टल आता है, जायंट लेदरबैक टर्टल। ये टर्टल का फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये टर्टल कुछ ही जगह पे पाया जाता है और आज के समय पर निकोबार में देखने को मिलेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पर इन सब को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। यहाँ का डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई मैसिव लेवल पर होने वाली है। और क्या केवल यहाँ पर ज़मीन पर ही नुकसान पहुँचेगा? नहीं, इसका पोल्यूशन इतना ज़्यादा जनरेट होगा, आप कह सकते हैं जहाज़ का आना जाना बना रहेगा, ऑयल स्पिल होगा, तेल बहुत सारा रिलीज़ होगा, जिससे वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर तरीके का पोल्यूशन बढ़ने वाला है। तो ग्रेट निकोबार पर जहाँ आज बिल्कुल शांति है, वहाँ पर कुछ समय बाद इतनी हलचल, इतना शोर शराबा होने वाला है कि सारा मैरीन एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। या मैरीन एनवायरनमेंट बर्बाद ना हो तो हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिसरप्ट हो जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो कहोगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मतलब कि देखो, जब ये प्रोजेक्ट लगाते हैं इस प्रकार का, तो सरकार को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं लिया है क्या? क्लियरेंस लिया है, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर रहे हैं कि क्लियरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। सरकार बोल रही है नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस तरीके से निकोबार प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के देश, चाहे चाइना का प्रेजेंस हो या बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स हों, वहाँ पे हमें इस एरिया में अपना कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एरिया में सर्विलांस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एरिया में हलचल अगर होगी, लोग प्रेजेंट होंगे, अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो अपनी मजबूती इंडियन ओशन में इंक्रीज़ होगी, गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है। लेकिन यहीं पे फिर जो हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन सब का कहना यह है कि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नो डाउट, ये अच्छी बात है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस वगैरह बनने वाले हैं, ये सब चीज़ें होगी, वहाँ की जॉब्स वगैरह जनरेट होंगी, इकॉनमी ग्रो करेगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि हम इस तरीके के स्टेप्स उठाएं या इस तरीके से ये इन प्रोजेक्ट्स को लगाएं कि किसी चीज़ पर नुकसान ना पहुँचे। स्पेशली वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पर कोई समस्या फेस ना करना पड़े, है ना। ऐसा ना हो यहाँ पर वो ख़त्म ही हो जाए इनकी बची कुची पॉपुलेशन, या इस तरीके से उनका पूरी सुविधा आप उनको प्रोवाइड करवाइए, उसके बाद जाके इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ये किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दोस्तों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई फाइल करवाओगे, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे भी तो गवर्नमेंट जवाब देगी नहीं, या बहुत नाक के बराबर जवाब देगी। तो भाई यही मांग है। मांग क्या है? इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है, सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंसिवली एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये EIA क्या होता है दोस्तों? EIA आपको कंडक्ट करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी एरिया पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को लगाने की वजह से उस एरिया में कितना नुकसान होगा, किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके लिए EIA में पहले स्क्रीनिंग करते हैं, स्कोपिंग करते हैं, पूरा एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, भाई कोई नुकसान तो नहीं होगा।
वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के मैरीन एनवायरनमेंट को, लोकल कम्युनिटीज़ को क्या नुकसान होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों डिटेल से अपने पास में आती हैं। तब अपने पास में एक डिटेल पूरा का पूरा एनालिसिस होगा कि हाँ अगर ये प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इससे पे ये नुकसान हो सकता है, इससे ये नुकसान हो सकता है। फिर उसी वजह से दोस्तों हम सतर्क होकर सही एक्शंस ले सकते हैं। ये है यहाँ पर इशू। फिर दूसरा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है वो है पब्लिक कंसल्टेशन। हमें लोगों के साथ में बातचीत करनी होगी, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ दोस्तों प्रेजेंट है उनके साथ में डिस्कशंस करने होंगे। वो डिस्कशन करना ज़रूरी है ना, वो भी वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके साथ मिलकर डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर बात आती है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर। जैसे गवर्नमेंट ने अभी आरटीआई के ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, वैसा नहीं करना होगा। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। हाँ भाई क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनके प्रोजेक्ट का, या प्रोजेक्ट किस तरीके से लगाने वाले हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में सारा डिस्कशन हो गया दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला जो है दोस्तों ये हमारा एडिटोरियल है। दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक तो एडिटोरियल दोस्तों आपके सामने ये प्रेजेंट है जहाँ पर एम के नारायण साहब ने लिखा है द आउटलुक फॉर इंडिया इन द ईयर अहेड, यानी 2025 वाला जो ये पर्टिकुलर ईयर है इसमें भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर अगला जो एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाता है वो ये है कि इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव केयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दोनों एडिटोरियल में से ये सबसे ज़्यादा काम का है। एक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ग्रेट निकोबार वाला, वो भी एडिटोरियल ही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है। ये बात करते हैं कि भारत को प्रिवेंटिव केयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर ये प्रिवेंटिव केयर क्या हो सकता है? देखो इंडिया में आज बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो बीमारी से होती है वो है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, या डायबिटीज़ हो गया, या दूसरे और प्रकार के कैंसर्स हो गए। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, ये सब दोस्तों आज भारत पे एक बर्डन बना हुआ है। आप डायबिटीज़ के केसेस, इवन यहाँ पर डायबिटीज को लेकर बोल दिया जाता है भारत डायबिटीज़ के मामले में दुनिया का कैपिटल है। इतने सारे लोग हैं जो आज शुगर वाली समस्या से गुजर रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर यह डिस्कशन हो रहा है और राइटर ने बोला है कि भारत को सबसे पहले प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करना होगा, यानी कैसे हम बच सकते हैं। तो इसको समझने से पहले जो पहला जो इशू यहाँ पर राइटर ने हाईलाइट किया है वो है आपका राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कि पिछले कुछ समय पर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तेज़ी से बढ़ी हैं। अब ये डेटा क्या बोलता है? ऐसे स्टैटिकल डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में डायरेक्टली। ऐसे बहुत सारे डेटाज हमेशा आते रहते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिया करो। तो ये जो बीमारी है दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जैसे मैंने बोला हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, ये सब आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। आज भारत में 65% जो मृत्यु है वो इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होती हैं, और ये मृत्यु का दर बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल 2010 में या 2013 के बीच में डिफरेंस देखोगे, पहले 50% डेथ हुआ करती थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, आज वो बढ़कर 65% हो गई हैं डायबिटीज़ वगैरह से जो डेथ हो रही हैं। तो हेल्थ कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, इंसान की ज़िंदगी यहाँ पर कम हो रही है ना। ये एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पर क्या है? हाई हेल्थ केयर कॉस्ट। भाई यहाँ पर जब कोई बीमार पड़ चुका है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से पीड़ित है, तो लगातार वो अपना इलाज करवाता है ताकि नॉर्मल रहे। अब इलाज करवाता रहेगा, मान लो किसी को कैंसर हो गया है या कोई और स्ट्रोक वाला इशू है, जब वो इलाज करवा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। अब बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे हमारे देश की इकॉनमी को ही तो लॉस हो रहा है ना। हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद कर देता है, काफ़ी सारी बीमारियां लोगों को बर्बाद कर देती हैं। वो इतना पैसा लगा चुके होते हैं, वो मिडिल इनकम से जो पॉवर्टी वाली रेंज है उसमें आ जाता है। तो ये बर्डन जो है ना, वो मिडिल और लोअर इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर सुधार करना होगा। तीसरी जो समस्या आज भारत फेस कर रहा है वो है अर्ली डायग्नोसिस की समस्या। ऐसी बीमारियां होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ये समस्याएं होती हैं। लेकिन दोस्तों इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में पता है एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते, एक अच्छी चीज़ यह है कि इनको शुरुआती तौर पे अगर पकड़ लिया जाए, किसी को डायबिटीज़ है और शुरुआती स्टेज में देख लिया जाए और शुरुआत में ही वो एक्शन ले ले, तो वो डायबिटीज़ यहाँ पे परमानेंट बीमारी नहीं बन पाएगी उसके लिए। नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ समय बाद डायबिटीज़ इतनी पुरानी हो जाती है कि वो इंसान की डायबिटीज़ फिर ठीक ही नहीं होती। अब उसको यहाँ पर जैसा खाएगा उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा।
तो हमें यहाँ पर कंडीशंस को देखना होगा और अर्ली स्टेजेस में ही यहाँ पे उनको पता करना होगा, डायग्नोस करना होगा। आज भारत में यही दिक्कत है कि हम बीमारी को अर्ली डायग्नोस नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में ही दोस्तों यहाँ पर उस बीमारी का जो पता है हमको वो नहीं लग पाता। अगर वो नहीं लग पाएगा पता, तो आपका थोड़े समय बाद वो स्टेजेस बढ़ती चली जाएंगी, समस्या और गंभीर हो जाएगी, तब पैसा भी ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हैं? ये राइटर ने एक्सप्लेन किया। फिर ये लास्ट में यहाँ पे राइटर इसके कुछ सोल्यूशंस को मेंशन करती हैं। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन है पब्लिक सेक्टर रोल। गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की यहाँ पे आवश्यकता है। सरकार को अपना फोकस हेल्थ केयर पे बढ़ाने की जरूरत है। आज हम हेल्थ केयर के ऊपर में अपने जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत खर्च करते हैं। कुछ सिस्टम्स हैं जैसे आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वगैरह, ऐसे सिस्टम्स को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आज के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो उससे स्क्रीनिंग की जा सकती है। बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आज तो फिर भी शहर वाले एरियाज़ में अवेलेबल हैं। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गाँव वाले क्षेत्र हैं, ये ऐसे रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पे अभी भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसको अवेलेबल करवाना ज़रूरी है। फिर एक और इशू है, वो है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। ये तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये काम कर सकती है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल है जो वो निभा सकती है। वो क्या है? हमें प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, स्पेशली हर चीज़ के लिए नहीं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो कोई व्यक्ति है, किसी केस को मतलब उसको बीमारी है, और अर्ली डायग्नोसिस कैसे होगा? जब यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई शुरुआत में उसको बीमारी है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सब्सिडाइज कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, जिससे यहाँ पर अर्ली स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सस्ता कर दिया जाए। लोग यहाँ पे पता लगा सकें हैं भाई कोई इशू तो नहीं है। आज सोचते हैं यार हॉस्पिटल जाएंगे, खर्चा बहुत हो जाएगा, छोड़ो, है ना। शुरुआत में इस वजह से वो डायग्नोस नहीं करवाते, वही आगे जाके बड़ी समस्या बन जाती है। समझ रहे हैं? तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो इंश्योरर्स होते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करवा सकते हैं। या उसके अलावा अगर आप देखोगे हेल्थ केयर सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पर एक काम कर सकती है, ये एक अच्छा सोल्यूशन है दोस्तों, शानदार सोल्यूशन। जैसे यहाँ पर तंबाकू है या फिर बहुत सारे शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, शुगर ड्रिंक्स होते हैं या तंबाकू हैं। अब ऐसे सामानों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जिससे अनहेल्दी डाइट का कंजम्पशन कम होगा। क्योंकि दोस्तों जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ती हैं, उसके पीछे का यहाँ पर एक रीज़न आपका डाइट फैक्टर भी होता है। आप क्या चीज़ें खा रहे हैं उसका असर भी पड़ता है। आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो यहाँ पर शुगर हो जाएगा, टोबैको ज़्यादा खाएंगे कैंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टोबैको, शुगर के ऊपर में टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए, हेल्थ सेस लगा दिया जाए। अब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होगा। अब वही पैसे को ये प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं, किस चीज़ के लिए? कि भाई आप अर्ली डायग्नोसिस प्रोवाइड करवाइए लोगों को सस्ते दाम में। ये एक सोल्यूशन यहाँ पे राइटर मेंशन करती हैं। फिर उसके बाद में टैक्स इंसेंटिव्स की बात हो रही है। अब क्या है, ये आर्टिकल ये भी सजेस्ट करता है, जो आज लोगों के ऊपर में टैक्स लगता है, अगर आप देखोगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में सेक्शन 80D है। आज लगभग कह सकते हैं कि जो लोगों की हेल्थ चेकअप होती है ना, उसके लिए थोड़ा सा टैक्स पे छूट देता है। तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स होते हैं, इस पर 5,000 रुपये का आपको ऑफर मिलता है, छूट मिलती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहिए। आज कह सकते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपका हेल्थ केयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, आप छोटा सा इलाज करवा जाएंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें इस लिमिट को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। जो 5,000 रुपये का आप ऑफर देते हैं हेल्थ चेकअप्स के लिए, उसमें यहाँ पे 15,000 रुपये तक का कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रेगुलर स्क्रीनिंग्स को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि सीरियस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में शुरुआती तौर पे ही पता चल जाए। और ये होता है दोस्तों प्रिवेंशन करना, कि अपने आप को बीमारी से बचाना। और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स यहाँ पे करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप रेगुलर चेकअप्स करवाएंगे अपने बॉडी का, तो पता चलेगा कि कौन कौन सी समस्याएं आपके बॉडी में करंट समय पर प्रेजेंट हैं और वो किस स्टेज तक जा चुकी हैं। उसके हिसाब से एक्शंस ले लेंगे। आप अर्ली स्टेज पे उसको ठीक कर लेंगे तो आगे समस्याएं कम होंगी, खर्चा भी कम होगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी। लेकिन क्वेश्चन यही है ना कि जितना हम कहने में आसान समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में आसान नहीं है। लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का इशू है। भले ही कितने सारे बेनिफिट्स क्यों ना हो, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में,
गांव वाले क्षेत्रों में, या ऐसे आज भी दोस्तों इंडिया में बड़ा जो चंक ऑफ पीपल का कह सकते हैं जो ग्रुप है वो लो इनकम एरियाज से बिलोंग करता है, उनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, या मिडिल इनकम कह सकते हैं फैमिलीज हैं, वो अभी भी यहाँ पर ऐसे एक पूरे बॉडी हेल्थ चेकअप उनके लिए अनअफोर्डेबल है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे देती है, वो उस लेवल की नहीं है, तब भी यहाँ पर वो अनअफोर्डेबल है। तो पहली समस्या यही है कि भाई इसमें खर्चा बहुत है, इसलिए लोग यहाँ पर बचने के लिए कभी हेल्थ चेकअप करवाते ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो इशू है वो है हेल्थ केयर वर्कफोर्स कैपेसिटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर में काम करना होगा। इंडिया को एक रोबस्ट वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट, एक ऐसा मजबूत ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, और आज भारत में मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है। तो हमें यहाँ पर ये ट्रेंड पर्सनल्स, ट्रेंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। तो ये समस्या, एक और समस्या आती है भाई, जब आपके पास में जब सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा तो वो वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है आपको सर्विस देने के लिए। तीसरी समस्या क्या है? पब्लिक हेल्थ फंडिंग्स। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हाल ही में जो बजट एलोकेट किया गया था हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया गया, थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिला, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह प्रोग्रेस काफ़ी नहीं है, ये तब भी यहाँ पर इनसफिशिएंट है। आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जो अपने जीडीपी का एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि आपके देश के लोग हैं, उनके हेल्थ केयर के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करना होगा, वो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो जो राइटर है उनका कहना यही है कि पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, उनको ज़रूरत है हेल्थ केयर स्पेंडिंग को बढ़ाना, ठीक है, स्पेशली यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल रिलेटेड डिजीज़ हैं, ऐसी बीमारियों को टैकल करने के लिए ये इंक्रीज करना होगा। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आता है आपका वे फॉरवर्ड। इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह है कि देखिए, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में ही ऐसी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए 3 अप्रोचेस लेकर चले जा सकते हैं। वही जो पूरा आर्टिकल में डिस्कस किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं आप। 3 अप्रोचेस राइटर ने डिस्कस किए हैं। पहला कि सरकार इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करे अपने स्क्रीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को साथ में कोलैबोरेट किया जाए। तीसरा, टैक्स में इंसेंटिव दिया जा सके। बस इतना ध्यान में रखिएगा। नाउ अब आपके सामने दोस्तों आज का मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखिएगा और इसका उत्तर जो है कहाँ पे सबमिट करना है मैं आपको बताऊंगा, और लिखना कैसा है वो भी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या बोलता है? द राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया presents an urgent challenge to the healthcare system. Discuss the causes, implication and measures need to address this growing concern. जो आज के समय पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की समस्या धीरे धीरे करके भारत में बढ़ रही है, ये एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट चैलेंज बन चुका है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने खड़ा है। बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने बताना है, डिस्कस करना है कि आखिरकार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पीछे के कॉजेज यानी कारण क्या है ना, उसके अलावा इम्प्लीकेशंस और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस समस्या को थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा किस तरीके से लिखना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, स्टार्टिंग में बताना होगा, थोड़ा ओवरव्यू देना है कि भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है और किस तरीके से यहाँ पर इसका राइज हो रहा है भारत में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी थी। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये सब कुछ है। फिर बात आती है लाइफस्टाइल फैक्टर्स की। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे अच्छी डाइट ना होना, एक्सरसाइज प्रॉपर ना करना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये समस्याएं बढ़ती हैं। पॉपुलेशन का कह सकते हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन आज के समय पर वो बूढ़ी हो रही है ना। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ये कारण हो सकते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है कि जब बीमारी ज़्यादा रहेगी तो इससे इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों पर नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, मृत्यु समय से पहले हो जा रही है, डिसेबिलिटी के शिकार बन जा रहे हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। समझाना होगा, फिर लास्ट में यहाँ पर एक कंक्लूजन देना होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी एडिटोरियल पे ये तो आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया, यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज सजेस्टेड एज अ पोटेंशियल वे टू फंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स इन इंडिया? जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है अभी मैंने आपको समझा दिया कि पहले से तैयारी करके रखना, है ना। तो अब क्या होगा, इसको फंड करने के लिए
इसमें से कौन सा सजेशन सबसे बेस्ट रहेगा? पहला, एग्रीकल्चर के ऊपर में जो सब्सिडीज़ हैं, है ना, उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करना। दूसरा ये क्या है कि जो हेल्थ केयर सेस है, यानी जो जीएसटी है तंबाकू के ऊपर में या शुगर के प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो जीएसटी आती है, उसको यहाँ पर लगाना, टैक्स वगैरह लगाना उसके ऊपर में। तो इससे बहुत सारा पैसा जनरेट होगा, तो उससे फंड कर सकते हैं। या जो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो CSR कंट्रीब्यूशन करती हैं, वो वाला पैसा खर्च कर सकते हैं, उससे फंडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। या विदेश से पैसा लेके यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा वो यहाँ पर यही तरीका है, वो ये है ना, कि भाई हमें अगर फंडिंग करनी है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स के ऊपर में, तो सबसे पहले हमें ये टैक्स लगाने होंगे तंबाकू के ऊपर में या शुगर वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर में। इससे क्या होगा? इससे ये प्रोडक्ट तो महंगे हो जाएंगे, तो इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पैसा जनरेट होगा उससे यहाँ पे दोस्तों हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस कर सकते हैं, जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को काउंटर किया जा सकेगा। ठीक, चलिए अगला एडिटोरियल है। अब जो अगला एडिटोरियल है इसको हम लोग थोड़ा कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो लेंदी हो चुका है, तो ये वाला सेशन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ये वाला कल कवर करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहो तो आप पढ़ लेना, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। राइटर बात करते हैं 2025 में हमें क्या करना होगा। जैसे चाइना बॉर्डर की समस्या है ना, तो ये बड़ी समस्या है हमारे पास में। हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है सबके साथ में रिलेशंस थोड़े ना थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पर दोस्तों इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन, जो ये सब चीज़ें हमने कवर की हैं। PDFs आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। पेड ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।